हेलो बच्चों, वेलकम टू पैक्सॉन ट्यूशन क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको जो पढ़ाया था कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ाई थी अकाउंटिंग की। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप उस क्लास को ज़रूर देख लीजिए। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारी बैलेंस टर्म है, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता क्या है? बेसिकली हम क्या करते हैं, जब हम बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर हम करते हैं सेल, है ना। हम सेल करते हैं, हम परचेज करते हैं, इसके अलावा हम वहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस भी करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपकी बिजनेस के रिगार्डिंग है। तो जब आप कोई सेल करते हैं, क्या करते हैं, सेल करते हैं। जैसे आपकी शॉप के ऊपर कोई ग्राहक आया, कोई कस्टमर आया और उस कस्टमर को आपने कोई सामान दे दिया, तो ये जो सामान आपने इसको दिया है यही हमारे लिए क्या कहलाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा। अब ये ऑपरेशन रेवेन्यू कैसे जनरेट हुआ? जब आप उसको ये सामान देंगे तो ये आपको रिटर्न में क्या देगा, आपको देगा पैसे। ये जो आपको अमाउंट पे कर रहा है यही हमारे लिए क्या कहलाती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा दो तरीके से होता है। पहला, एक तो होती है हमारी मेन इनकम जो हमारी सेल और परचेज से आएगी। इसके अलावा सेकंड होती है हमारी वो इनकम जो हमें अदर सोर्सेज से होगी। अदर सोर्सेज क्या हो सकते हैं? जैसे आपको जो रेंट है, आपने कोई स्पेस है वो रेंट पे दे रखा है, या आपको कोई कमीशन रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो ये सारी की सारी हमारे लिए क्या चीज़ें कहलाएंगी, अदर सोर्सेज कहलाएंगी। ये हमारे लिए अदर सोर्सेज हो गई। तो ये होता है आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड हमारी आती है रिसिप्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसिप्ट क्या होती है? रिसिप्ट वो अमाउंट होती है जो आप रिसीव करते हैं किसी भी एसेट्स को सोल्ड करने पे, गुड्स को सोल्ड करने पे, सर्विस को सोल्ड करने पे। इसका मतलब जब आप कोई भी सामान बेचते हैं या कोई अपनी एसेट्स बेचते हैं और वहाँ से जो आपको अमाउंट रिसीव होती है वही हमारे लिए क्या कहलाती है, रिसिप्ट कहलाती है। अब यहाँ पर दो पॉइंट आते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो दो पॉइंट है इनके ऊपर डिफरेंस भी पूछे जाते हैं और आपसे पर्टिकुलर स्पेसिफिक टर्म भी पूछी जा सकती है। सबसे पहला आता है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? जब भी, अब देखिए मैं आपको दो टर्म बता रहा हूँ, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। सबसे पहले जब भी बात होगी आपकी रेवेन्यू की, किसकी बात होगी, रेवेन्यू की, तो आपको आ जाना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके प्रॉफिट को बढ़ाएं या फिर आपके लॉस को बढ़ाएं, या प्रॉफिट को घटाएं, लॉस को घटाएं। तो बेसिकली जो इम्पैक्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे डालेगा वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। दूसरे होते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल में क्या है कि आपकी चले जाना है आपको बैलेंस शीट पे। अब ये आप कहोगे कि ये बैलेंस शीट, पी एंड एल अकाउंट, ये क्या है, ये आप आगे पढ़ोगे। तो अभी आप इतना से याद रखो कि जब भी रेवेन्यू की बात होगी तो हमें कहाँ जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, और जब भी कैपिटल की बात होगी तो कहाँ जाना है, बैलेंस शीट पर। अब देखिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से समझना इस चीज़ को। अब बात है रेवेन्यू रिसिप्ट की। रिसिप्ट का मतलब क्या है कि हमारे पास पैसा आएगा। अब पैसा आएगा कहाँ से? सपोज करिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, आपने क्या करा हुआ है, इन्वेस्टमेंट की है, तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये आपके लिए क्या कहलाएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। आपके पास कोई पीस ऑफ लैंड था, इसको आपने रेंट पे दे दिया, आपको रेंट रिसीव हो रहा है, क्या कहलाएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। आपने किसी को कोई काम करवा के दिया और उस काम के अगेंस्ट में आपने क्या करा है, कमीशन चार्ज करा है, क्या चार्ज करा है, कमीशन चार्ज करा है, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। तो बेसिकली ऐसी चीज़ें जो आपके प्रॉफिट को बढ़ाएं वो आपकी क्या कहलाएंगी, आपके प्रॉफिट को बढ़ाएं वो आपकी कहलाएंगी क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब बात आती है कैपिटल रिसिप्ट की, कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है। कैपिटल रिसिप्ट क्या होगी? कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो आपकी इफेक्ट डालती हैं बैलेंस शीट के ऊपर। अब ये क्या होगा, जैसे सपोज करिए आपके पास कोई मशीन है और वो मशीन अब काम नहीं कर रही है। आपने क्या करा, उस मशीन को क्या कर दिया, ये जो जैसे सपोज करिए ये मशीन है हमारे पास, इस मशीन को हमने सोल्ड कर दिया। तो इसको बेचने से जो हमारे पास अमाउंट आएगी ये हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। इसके अलावा कोई बिल्डिंग का हिस्सा हो सकता है, एरिया है कोई, आपने उसको सोल्ड कर दिया, बेकार फर्नीचर आपने निकाल दिया। इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने कहीं पर, तो ये आपके लिए क्या कहलाएंगी, कैपिटल रिसिप्ट। बेसिकली वो रिसिप्ट वो अमाउंट जो आपके पास आ रहा है और आपकी कैपिटल को क्या करेगा, आपकी कैपिटल को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, या आपकी कैपिटल को बढ़ा देगा।
तो वो आपकी क्या होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट होती हैं। अब रेवेन्यू रिसिप्ट में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये रेगुलर ऑपरेशनल एक्टिविटी होती है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कि गुड्स अगर आप सेल करते हैं, सर्विस सेल करते हैं, इंटरेस्ट अर्न करते हैं, रेंट रिसीव करते हैं, फीस कलेक्ट करते हैं, या किसी भी सिमिलर नेचर की अगर आपकी कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगी। और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट होती है वो फंड या एसेट्स जो आप बिजनेस और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहे हैं और वहाँ से आपको पैसा मिलता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जैसे आपने क्या करा, आपने अपनी मशीन को सोल्ड कर दिया, आपने बिल्डिंग को सोल्ड कर दिया, फर्नीचर को सोल्ड कर दिया, इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दी, आपने कोई लोन ले लिया, तो इनसे क्या होगा, आपके पास पैसा आएगा, तो ये कैपिटल रिसिप्ट कहलाएंगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। रिसिप्ट अगर समझ में आ गई है तो आप एक्सपेंडिचर बहुत ही आराम से कर लेंगे। एक्सपेंडिचर जस्ट इसका रिवर्स है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में भी हमारी दो टर्म है। एक्सपेंडिचर आपको पता है, जब हम कोई खर्चा करते हैं तो एक्सपेंडिचर कहलाता है। पहला आता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे, और सेकंड आता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा, ऐसा खर्चा जो आपकी कैपिटल जो है उसको कम कर दे। ये क्या करेगा? कैपिटल को कम कर देगा। अब कैपिटल को कम आप कैसे करोगे? जैसे अगर हमने कोई नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का कंस्ट्रक्शन कर दिया तो क्या होगा, हमारी कैपिटल कम होगी, क्योंकि हमें वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कैपिटल लगानी पड़ेगी, पैसा लगाना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी कैपिटल की बात होगी तो आपको कहाँ जाना है, बैलेंस शीट के ऊपर, और ये जितने भी आइटम है हमारे वो सब बैलेंस शीट के आइटम है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि परचेज, अगर हम मशीन कर लेते हैं, या फिर हम अपने प्लांट का रिनोवेशन एक्सपेंशन कराते हैं, या फिर हम कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट खरीद लेते हैं। आईपीआर इसको बोलते हैं। आईपीआर का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपकी गुडविल हो गई, आपका पेटेंट हो गया, या फिर आपने जो है कॉपीराइट करा लिए, या फिर ट्रेडमार्क हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी आईपीआर कहलाती हैं। इसके अलावा आपने इन्वेस्टमेंट कर दी रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो भी आपके लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो हमारे प्रॉफिट को क्या करेंगे, ये हमारे प्रॉफिट को कर देंगे कम। इससे हमारा प्रॉफिट कम होगा। इसका मतलब जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे बिजनेस रिगार्डिंग, वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। अब जैसे कि आप सपोज करिए आपने सैलरी दी, वेजेस दी, तो ये आपके लिए क्या है? खर्चे हैं। रेंट पे कर दिया, खर्चा है। बिजली का बिल दे दिया, पानी का बिल दे दिया, इंटरनेट चार्जेस पे कर दिए, आपने कोई रॉ मटेरियल ख़रीद लिया, आपने एडवर्टीजमेंट कर दी, आपने कोई मशीन का रिपेयर और मेंटेनेंस करा दिया, आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दिया, आपने जो है ऑफिस के लिए या फिर अपनी किसी फैक्ट्री के लिए कोई खर्चा किया है। जैसे सपोज करिए स्टेशनरी ले, तो ये स्टेशनरी जो आएगी ये आपकी क्या कहलाएगी? ये आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे क्या होते हैं? जो हमारे डे टू डे के एक्सपेंडिचर होते हैं। डे टू डे का मतलब क्या है? कि जो हमारे डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये आप बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये आपको सिर्फ थ्योरी में करने के लिए आएगा। इसके अलावा आपसे ये कहीं पर भी नहीं पूछा जाएगा। ये खर्चा होता क्या है इसको मैं समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे हम अपने एरिया को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ताकि हम इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। स्टार्ट करते हैं अपने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये होता क्या है? बेसिकली ये वो एक्सपेंडिचर है, जैसे सपोज करिए आपने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट, ये आपका बिजनेस है, ये आपने स्टार्ट किया और इसको स्टार्ट करने पे आपने एडवर्टीजमेंट कराया और ये जो एडवर्टीजमेंट है ये आपने करा दिया सपोज करिए 5 लाख रुपीज़। ये आपको कितना हो गया? 5 लाख का हो गया। अब जो फर्स्ट ईयर जब आपका खत्म हुआ, एट द एंड ऑफ ईयर आपको जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ सपोज करिए 8 लाख। अब अगर मैं इस 8 लाख में से इस 5 लाख को माइनस करूं, क्योंकि मुझे खर्चा किया है, तो जाहिर सी बात है कि आप क्या करेंगे, आप जब P&L बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो जितनी भी कमाई करिए उसमें से अपने खर्चे माइनस करेंगे। तो वो जो खर्चे हैं वो आपके 5 लाख के तो एडवर्टीजमेंट की हैं, इसके अलावा आपके कुछ अदर खर्चे भी होंगे। तो जब आपने देखा कि हमारे जो टोटल एक्सपेंस हैं वो कितने हैं,
13 लाख के हैं। अब अगर आप 13 लाख रुपए के एक्सपेंसेस यहाँ से माइनस करेंगे तो आप चले जाएंगे 5 लाख के लॉस में। क्या आएगा? 5 लाख का लॉस आ जाएगा। अब ये अगर आप फर्स्ट ईयर ही अपनी बिजनेस में लॉस दिखाएंगे तो ये आपके बिजनेस पे क्या डालेगा? नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो हम करते क्या है, ये जो हमारा 5 लाख का यहाँ पर खर्चा था ना, इस 5 लाख के खर्चे को हम स्प्लिट कर देंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में। हम इसको 5 सालों में तोड़ देंगे और अब हम कितना लेंगे? सिर्फ 1 लाख रुपये लेंगे। अगर हम 1 लाख रुपये लेंगे तो हमारा जो एक्सपेंस है वो कितना हो जाएगा? एक्सपेंस कम हो जाएगा। तो बेसिकली जो 1 लाख रुपये मैंने लिया है और जो 4 लाख मैंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए दे दिया है, यही हमारा कहलाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर, ऐसे खर्चे जिनको हम फ्यूचर में क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे रेवेन्यू को फ्यूचर में कम करेगा, अभी इस साल कम नहीं करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार फिर से बता देता हूँ। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो भविष्य में हम जिनको इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम अपने प्रॉफिट को रिड्यूस करेंगे। एक साथ लोगे तो आपका पहले साल ही क्या हो जाता है? लॉस आ जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं? स्प्लिट कर रहे हैं नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में। अब ये जो 4 लाख रुपए हैं ये हमारे लिए एसेट्स बन जाएगी, इनको हम एसेट साइड में दिखाएंगे और अगले साल हम इसको एक्सपेंडिचर के फॉर्म में बुक करते रहेंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट धीरे धीरे कम होता रहेगा। अब इसमें मैंने आपको 3 बता रखे हैं। अगर आपको थोड़ा सा और आप नोट्स वगैरह पढ़ेंगे, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया ना दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी है आपको नोट्स मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आपको ये नोट डाउन करने की नीड नहीं पड़ेगी। आपको ये पूरे के पूरे नोट्स आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। यहाँ से जाके आप इनको डाउनलोड करके और अपने नोट्स बना सकते हो, वरना आप डायरेक्टली प्रिंट करके अपनी यहाँ से स्टडी कर सकते हो। मैंने आपको एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस का एग्जांपल दिया था। इसके अलावा आपका प्रीपेड इंश्योरेंस होता है। ठीक है, अगर हम इंश्योरेंस पे कर देते हैं तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, अगर सपोज करिए आपने 3 साल का इंश्योरेंस दे दिया है तो खर्चा इसी साल कर दिया है, बट हम उसको आगे बुक करेंगे। डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, उनको भी हम इसी तरीके से डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में लेते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सपेंस। अब हमारी टर्म क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होते हैं? एक्सपेंस होता है खर्चा, वो कॉस्ट जो हमें किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस या सेल करने में आई है, किसी भी सर्विस को प्रोड्यूस या सेल करने में आई है, उसी लागत को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो बेसिकली अभी जो मैं ऊपर आपको समझा रहा था, जैसे आपने रेंट पे किया है, कमीशन पे किया है, टैक्स पे किया है, बिजली का बिल पे किया है, या फिर डेप्रिसिएशन आपके ऊपर लग रहा है, ये सारे के सारे आपके लिए क्या कहलाते हैं? खर्चे कहलाते हैं। और कोई भी बिजनेस हो, ये जो खर्चे हैं ना, इन खर्चों को कोई भी बिजनेस क्या करना चाहता है? हमेशा कम करना चाहता है, कि खर्चे कम रहे और हमारी इनकम जो रहे वो ज़्यादा रहे। तो बेसिकली खर्चे भी 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहले होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने पहले ही कर दिए हैं, पेड इन एडवांस, बट अभी तक आपने उन खर्चों का इस्तेमाल नहीं किया है। मतलब जिस चीज़ के लिए आपने पे किया है उसका आपने बेनिफिट नहीं लिया है। एग्जाम्पल के लिए, आप सभी के हाथ में ना मोबाइल फ़ोन है, जिससे अभी आप पढ़ रहे हैं। अगर कुछ बच्चे लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे भी समझ लें। जैसे आपने क्या करा, फ़ोन आपने लिया, तो फ़ोन लेने के बाद आप उसके अंदर रिचार्ज कराते हैं। वो जो रिचार्ज है वो क्या होता है? प्रीपेड होता है। कुछ लोग होते हैं जो पोस्टपेड इस्तेमाल करते हैं, पर मैं बात कर रहा हूँ प्रीपेड वालों की, जिन्होंने पहले ही पेमेंट कर दी। 3 महीने का हमने सपोज करिए नेट का रिचार्ज कराया, तो 3 महीने हमने स्टार्टिंग में पेमेंट किया और अब हम उसको इस्तेमाल करेंगे। इसको बोलते हैं प्रीपेड। पहले ही पे कर देना और बाद में उस सर्विस को यूज़ करना। जैसे कि आपने प्रीपेड रेंट दे दिया, आपने रेंट पहले ही पे कर दिया 6 मंथ्स का, आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दिया, या आपने किसी भी संस्था का, इंस्टीट्यूट का क्या है, सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो वो आपने पे कर दिया, आपने एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस पे कर दिए, तो ये हमारे लिए क्या कहलाते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो खर्चा हो तो चुका है, पर अभी तक आपने पे नहीं किया है। अभी तक आपने क्या करा है? इसको पे नहीं किया है। तो जब आप पे नहीं कर रहे हैं तो आपको भविष्य में पे करना है। तो बेसिकली यही खर्चे हमारे लिए क्या बन जाते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये जाएंगे आपकी एसेट साइड, क्योंकि ये क्या है? आपकी एसेट्स बन गई है, भविष्य में आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आपको कुछ पैसा तो देना नहीं है, सर्विस इस्तेमाल करनी है। जबकि आउटस्टैंडिंग जो होते हैं ये हमारे लिए लायबिलिटी कहलाते हैं। ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी, क्योंकि हमने सर्विस ले ली है और अब उसका पेमेंट हमें करना है। जैसे सपोज करिए आपने किसी की सैलरी या वेजेस नहीं दी है, 6 महीने की सैलरी थी, उसमें से आपने 4 महीने पे कर दिए, 2 महीने आपने अपने पास रख लिए, अभी सैलरी पे नहीं की है, तो 2 महीने की जो सैलरी है
वो 2 मंथ की सैलरी आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाएगी। समझ में आता है आपको? ये आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक अगर आप दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके डिस्क्रिप्शन में पुरानी जो वीडियोज़ हैं उनके लिंक्स पड़े हुए हैं, वहाँ से जाके आप उन वीडियोज़ को देख सकते। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है इनकम। इनकम क्या होती है? बेसिकली इनकम का मतलब है, अगर हम अपने रेवेन्यू में से अगर अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो क्या निकलता है? इनकम निकल के आती है। सपोज करिए आपके 4 लाख के गुड्स थे, ठीक है, जिनकी कॉस्ट कितनी थी? 4 लाख। आपने उन 4 लाख के गुड्स को 5 लाख में सोल्ड कर दिया, तो हमारी जो रेवेन्यू है वो कितना है? 5 लाख। कॉस्ट कितनी है? 4 लाख। तो हमारा प्रॉफिट कितना आया? इनका माइनस करेंगे तो आएगा 1 लाख। ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो बेसिकली इनकम हम इसी को ही बोलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट भी हमारा यही होता है। प्रॉफिट में बेसिकली क्या होता है कि आप अपने एक्सपेंसेस में से अपने एक्सपेंसेस को अपनी इनकम में से माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद जो आपके पास बचेगा वो प्रॉफिट बचेगा। अब ये प्रॉफिट में 2 केस हैं। कौन कौन से केस हैं? हमारा प्रॉफिट 2 तरीके का होता है। सबसे पहला होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट होता है जब आपके जो खर्चे हैं उन खर्चों के अंदर से, देखिए मैं एक छोटी सी आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है, आप उसको ज़्यादा बेटर आप याद रख पाएंगे। हमारी जो कंपनी होती है ना, उसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है, मैं 2 पार्ट बना रहा हूँ, पहला पार्ट होता है फैक्ट्री का, और दूसरा पार्ट होता है ऑफिस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये 2 पार्ट होते हैं। तो जो हमारे फैक्ट्री के खर्चे होते हैं ये होते हैं डायरेक्ट, और जो हमारा ऑफिस होता है ये खर्चे होते हैं इनडायरेक्ट। तो हमारे 2 तरह के एक्सपेंसेस हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनको घटाने के बाद जो आपने इनकम करी, जैसे सपोज करिए आपने सेल करी और उस सेल में से आपने अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटा दिया, तो बचेगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है कि अभी ये ग्रॉस है, अभी इसमें से सारे खर्चे हमने नहीं हटाए हैं। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं। उसके बाद हमारा आता है नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट जो है यही आप ट्रांसफ़र करते हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर। तो बेसिकली हमें नेट प्रॉफिट की ज़रूरत होती है। ग्रॉस प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं अपने नेट प्रॉफिट को निकालने के। अब मैं एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ, सबके यहाँ पे अप्लाई हो ये ज़रूरी नहीं है। आपके घर पे क्या होता है? आपके घर पे रसोई सिलेंडर आता है, रसोई गैस सिलेंडर आता है ना, उस सिलेंडर के ऊपर आप देखना, उसके ऊपर लिखा होता है ग्रॉस वेट और नेट वेट। ग्रॉस वेट का मतलब क्या है कि ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर जो आयरन लगा हुआ है वो, प्लस इसके अंदर जो गैस है, उन दोनों का जो वेट है वो कितना है? आपका ग्रॉस वेट कहलाएगा। जैसे सपोज करिए ये आपका 30 kg होता है, ये आपका ग्रॉस वेट है। अब लिखा हुआ होता है नेट वेट, वो जो कि जैसे लिखा होता है 14.8 kg। इस 14.8 kg का मतलब क्या है कि अगर आप अपने इस सिलेंडर को, गैस को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो जो इसका वेट बचेगा, ठीक है, वो आपका वेट आपका आएगा कितना? 15.2 kg आएगा। आपको क्या करना है? 30 में से 14 माइनस करना है, तो आपका जो 15.2 kg बच रहा है ये आपका नेट वेट है आयरन का। तो हमारी जो गैस थी वो कितनी है? 14.8 kg। अगर ये 14.8 kg नहीं निकल रही है तो इसका मतलब आपके सिलेंडर से गैस निकाली गई है, ये यहाँ से हमें पता लगता है। तो इसी को बोलते हैं ग्रोस और नेट। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है गेन। गेन का मतलब क्या होता है? मुनाफा। पर प्रॉफिट में और गेन में अंतर है। हमारे प्रॉफिट में और गेन के अंदर क्या है? डिफरेंसेस हैं। अब वो डिफरेंस क्या है? जो हमारा प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट होता है हमारे मेन बिजनेस से। किससे होगा? मेन बिजनेस से होगा। और जो ये गेन है ये होगा हमारा अदर एक्टिविटीज़ से, अदर एक्टिविटीज़ से। तो बेसिकली जैसे सपोज करिए आपका जो बिज़नेस है उसके अंदर न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, ये न्यूज़पेपर आपके यहाँ पे आ रहा है, और न्यूज़पेपर आपके यहाँ पूरे महीने आया तो यहाँ पर ये बंडल्स बन गए पूरे, ये इतने सारे न्यूज़पेपर आ गए, ये आपका यहाँ पर बंडल तैयार हो गया। अब ये जो बंडल है, ये बंडल आप क्या करोगे? आप यूज़ तो कर नहीं सकते, तो आप क्या करते हो? इसको सोल्ड कर देते हो। सोल्ड करने से जो आपको पैसा मिलता है वो आपका गेन कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई मशीन है, उस मशीन को आपने सोल्ड करा। मशीन को सोल्ड करने का मतलब ये नहीं पूरी मशीन सोल्ड कर रहे हैं। जैसे आप समझते हैं ना स्क्रैप, जैसे मशीन का कोई पार्ट है, सपोज करिए कोई पार्ट है मशीन का और ये मशीन में से अलग हो के गिर गया, अब ये आपके लिए बेकार है तो आपने इसको सोल्ड कर दिया।
तो यहाँ से जो होगा वो आपका कहलाएगा गेन। ये सब चीज़ें आप आगे पढ़ोगे, ये सारे पॉइंट्स आपके क्वेश्चंस के अंदर भी आने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लॉस। लॉस क्या होता है? लॉस होता है नुकसान। जब हमारे खर्चे हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाएं तो हमारे ऊपर क्या पड़ जाएगा? बर्डन पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे लॉस। तो लॉस हमारा क्या है? एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू। इसके अलावा अगर आपका सपोज करिए सामान में आग लग गई, चोरी हो गया, या फिर आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स है वो उसकी कीमत कम हो गई, मतलब जितने की आप समझ रहे थे उतने की नहीं बिकी, वो कम की निकली, तो वो भी आपके लिए क्या कहलाएगा? वो भी आपके लिए लॉस कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इनवॉइस। इनवॉइस क्या होती है? इनवॉइस होती है हमारी बिल। इनवॉइस को हम क्या बोलते हैं? बिल। जब भी आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको एक बिल देते हैं जो दुकान वाले हैं। उसके ऊपर क्या होता है? बेसिकली वो एक स्टेटमेंट है जिसके ऊपर आपकी क्वांटिटी लिखी हुई होती है, उस प्रोडक्ट का प्राइस लिखा होता है, टोटल अमाउंट लिखी होती है, कोई आपके ऊपर डिडक्शन दी गई है, जैसे आपको कोई डिस्काउंट वगैरह दिया जाता है तो वो लिखा होता है, प्लस उसके ऊपर टैक्स लिखा होता है, जैसे जीएसटी आपको लगती है तो जीएसटी लिखी हुई होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो एक पेपर के ऊपर लिखी हैं, उसी पेपर को हम क्या बोलते हैं? इनवॉइस बोलते हैं, बिल बोलते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी कॉस्ट। कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट हम बोलते हैं लागत को। किसको बोलते हैं? लागत। लागत क्या होती है? किसी भी सामान को बनाने में, प्रोड्यूस करने में, किसी भी गुड्स को मेंटेन करने में, या किसी भी गुड्स को डिलीवर करने में जो कॉस्ट आती है वो कहलाती है कॉस्ट, लागत। तो बेसिकली कॉस्ट भी हमारी काफ़ी तरह की होती है, पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर अभी जो हमें पढ़नी है वो हमें जनरल कॉस्ट पढ़नी है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो वो अमाउंट ऑफ मनी या रिसोर्सेज जो आप एक्सपेंड कर रहे हैं अपने जो प्रोडक्ट है उसको जनरेट करने के लिए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है वाउचर। वाउचर क्या होता है? अब मेरे को यहाँ पर बच्चे फ़ोन के वाउचर के बारे में नहीं बोलेंगे। जो आपके फ़ोन के वाउचर्स आते हैं कि हमने कूपन रिडीम कर लिया, है ना, उसकी बात नहीं हो रही है। हम यहाँ बात कर रहे हैं बिज़नेस की। किसकी बात कर रहे हैं? बिज़नेस की बात कर रहे हैं। तो बिज़नेस के अंदर क्या होता है? बेसिकली अभी जो आपने ये बिल देखा था, है ना, ऊपर हमने एक बिल देखा था। अब इस बिल के साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। जब कोई बिज़नेस किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करता है और बिल्स आते हैं तो उनके साथ में कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आते हैं। वही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए कहलाते हैं वाउचर। क्या कहलाते हैं? वाउचर कहलाते हैं। अब ये जो वाउचर है ना, एक छोटा सा पॉइंट आप समझ लें यहाँ पे। जो वाउचर है ये कैश रिसिप्ट हो सकती है, इनवॉइस भी हो सकती है, कैश में हो सकता है, बैंक में आप जाते हैं पैसे जमा करते हैं तो पे स्लिप हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपकी वाउचर्स के फॉर्म में ही आती हैं, ये भी वाउचर ही है। नेक्स्ट आता है आपका डेप्रिसिएशन, जो मैं आपको बहुत बार अच्छे से करा चुका हूँ। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स है उसको हम जो यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूसली, उसके यूज़ करने से जो उसकी वैल्यू में फॉल आ रहा है, डिक्रीज़ हो रही है उसकी वैल्यू, इसी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली आपने एक टर्म पढ़ी थी डेटर। जिन बच्चों ने अभी तक पुरानी क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप उन क्लासेस को देख लीजिए। वहाँ पे मैंने डेटर क्रेडिटर क्या होते हैं इनको अच्छे से समझाया था। तो बेसिकली हमने जो है अपने गुड्स को सोल्ड किया। सोल्ड करने के बाद ये हमारा जो डेटर बना, इस डेटर से अब हमें पैसे आने थे। सपोज करिए 20,000 रुपये आने थे, ये 20,000 आने थे। अब 20,000 में इसने हमें 10,000 रुपये दे दिए, और 10,000 के बाद इसने जो है मतलब इस तरीके से हमें ट्रीट किया कि हमें ये लगने लगा कि इससे पैसे अब नहीं आने वाले। तो हमारे जो डेब्ट्स होते हैं ये 3 तरह के डेब्ट। कैसे? अगर ये जो बैलेंस 10,000 है, अगर हमारे जो बैलेंस 10,000 रुपीज़ हैं, अगर पूरे के पूरे हमें मिल जाते हैं तो वो कहलाएंगे गुड डेब्ट्स। हमने ये मान लिया था कि ये पैसा नहीं आएगा, पर इसने ये पैसा हमें दे दिया तो कहलाएगा गुड डेब्ट्स। अगर हमें डाउट है कि ये पैसे देगा या नहीं देगा तो कहलाएगा डाउटफुल डेब्ट। इसको हम बोलते हैं डाउटफुल डेब्ट। और अगर हमें लगा कि ये तो 1 रुपया भी नहीं देगा तो ये बन जाएंगे क्या? बैड डेब्ट। उम्मीद करता हूँ ये आपको तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर ये पूरे के पूरे पैसे मिलेंगे तो गुड डेब्ट्स है। अगर इसमें से सपोज करिए इसने 6,000 रुपये दे दिए और ये 4,000 नहीं देगा तो ये डाउटफुल है, क्योंकि हमें डाउट है कि वो देगा नहीं देगा। और अगर ये कुछ भी नहीं देगा तो ये क्या हो जाएंगे? पूरे के पूरे बैड डेब्ट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है उसमें जो डिक्रीज होता है उसका वैल्यू, उसी को हम क्या बोलते हैं?
डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे आप दुकान पे गए और वहाँ पे आपने लिखा हुआ देखा होगा 30% ऑफ, तो ये हमारे लिए क्या होता है, डिस्काउंट होता है। बेसिकली डिस्काउंट जो बिजनेस के अंदर मिलता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट को समझेंगे। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या है, आप एक स्टोर के अंदर गए, आप परचेजर हैं, आप एक स्टोर के अंदर गए और वहाँ जाके आपने सामान खरीदना शुरू किया। आपने 5 यूनिट्स खरीदी, तो दुकानदार आपके पास आया, उसने कहा मैडम अगर आप 6 यूनिट खरीदते हैं तो मैं आपको 5% का डिस्काउंट दे दूंगा। कितना दे दूंगा, 5% का डिस्काउंट दे दूंगा। मैडम ने क्या करा, 6 यूनिट्स खरीद ली। उसके बाद जैसे ही 6 यूनिट खरीद के हम चलने को हुए, वो आ गया, फिर दोबारा कहा अगर आप 10 यूनिट्स खरीदते हैं तो मैं आपको 8% का डिस्काउंट दे दूंगा। अब हमें लालच आ गया, हमने क्या करा, 10 यूनिट्स खरीद ली। इसके बाद हम लेके चले, वो फिर दोबारा आ गया, कहा अगर आप 15 यूनिट ले लेते हैं तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा। अब हमने 15 यूनिट भी खरीद ली, फिर वो आ गया, कह रहा अगर आप 25 यूनिट ले लेते हैं तो मैं आपको 15% का डिस्काउंट दूंगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, जितनी यूनिट्स हम खरीद रहे हैं उतना ही इसका डिस्काउंट बढ़ता जा रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसको हम कभी भी अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसको हम डिडक्ट कर लेते हैं अपनी इनवॉइस के अंदर से, और जो भी डिडक्ट होने के बाद वैल्यू होती है उसी की हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। तो कभी भी ट्रेड डिस्काउंट की हम एंट्री नहीं करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होगा, अब सपोज करिए आपने ये 25 यूनिट खरीदी और ये 25 यूनिट जो है आपकी ये बैठी 23,580 रुपये की। अब ये जो 580 रुपये की बैठी, इसने कहा कि मैडम अगर आप अभी मेरे को कैश में पेमेंट करते हैं, क्या करते हैं, अगर अभी आप मेरे को कैश में पेमेंट करते हैं, अगर अभी आप पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको क्या करूँगा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूँगा 5%। अब मैडम ने क्या कहा, भैया एक काम करो, इसमें से 13,580 रुपये का तो एक बिल बना दो और जो 10,000 रुपये हैं वो मैं अभी आपको कैश में पे कर देता हूँ। तो हमें जो डिस्काउंट मिलेगा वो सिर्फ 10,000 पे मिलेगा, इस 13,580 पर नहीं मिलेगा। तो कैश डिस्काउंट हमेशा आपको पेमेंट्स के ऊपर मिलता है, फुल अमाउंट के ऊपर नहीं मिलेगा, और ये कैश डिस्काउंट आपका अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आता है सोलवेंट और इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, सोलवेंट और इंसॉल्वेंट दोनों एक ही थाली के कहते हैं ना, चट्टे बट्टे होते हैं, ये वही हैं। पहले हम इंसॉल्वेंट को समझते हैं। आप इस इंसान को देख रहे हैं, ये यहाँ पे खड़ा है, ये इंसान क्या है, इसकी देखिए जेब बिल्कुल खाली है बाहर। तो बेसिकली जिस इंसान के पास कुछ भी नहीं होता, जो होता है क्या, कंगाल, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं। मतलब उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, उसकी जो लायबिलिटीज़ हैं उनको वो फुलफिल नहीं कर सकता, उनको वो मिट आउट नहीं कर सकता, वो किसी को पैसे देने की स्थिति में नहीं है। इसका मतलब उसकी लायबिलिटीज़ उसकी एसेट्स से क्या हो गई हैं, ज़्यादा हो गई हैं। तो वो क्या कहलाएगा, इंसॉल्वेंट कहलाएगा। और सॉल्वेंट क्या होगा, जिसके पास भरपूर मात्रा में पैसा है और वो जब चाहे जिस डेप्ट को चाहे पे कर सकता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। अब बात आती है रिबेट की। रिबेट क्या होती है, अभी मैंने आपको डिस्काउंट पढ़ाया था, तो सपोज करिए अगर उस डिस्काउंट के अंदर अभी जैसे हमने कुछ अमाउंट ली थी, एक अमाउंट ले लेते हैं, जैसे 12,380 रुपये का हमारा पेमेंट होना था। तो दुकान वाला क्या कहता है, मैडम एक काम करिए आप 12,000 रुपये दे दीजिए, 380 रुपये उसने ऊपर के छोड़ दिए। तो ये जो 380 रुपये की आपको छूट दी है ना, इसी को हम बोलते हैं रिबेट। ये क्या है, ये रिडक्शन है गुड्स के प्राइस में, ठीक है, आफ्टर, कब, जब वो गुड्स बिक चुके हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको गुड्स सोल्ड होने के बाद जो आपको रिबेट, जो आपको छूट मिलती है, वही कहलाती है रिबेट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एंटिटी का। एंटिटी क्या होती है, एंटिटी होती है कोई भी इकोनॉमिक यूनिट। इकोनॉमिक यूनिट अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इकोनॉमिक यूनिट्स का मतलब होता है वो यूनिट्स जो आपकी प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। किसके लिए काम करती हैं, प्रॉफिट के लिए काम करती है। इनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना होता है। जहाँ पैसा इन्वॉल्व हो जाए, क्या हो जाए, जहाँ आपका पैसा इन्वॉल्व हो जाए, वही हमारे लिए क्या कहलाता है, इकोनॉमिक यूनिट कहलाती है। अब इकोनॉमिक यूनिट आपकी कोई भी हो सकती है। बिजनेस आपने पढ़ी है, प्रोप्राइटरशिप पढ़ी होगी, पार्टनरशिप फर्म पढ़ी होगी, कंपनी पढ़ी होगी, आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। अगर आपने अभी तक बिजनेस नहीं पढ़ी है तो टेंशन मत लो, मैं आपकी बिजनेस भी स्टार्ट कराऊंगा और उसकी क्लासेस भी आपकी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपको बिजनेस की क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप बिजनेस की क्लासेस चाहते हो। जैसे आपको अकाउंट्स के नोट्स के साथ में क्लासेस मिल रही है, बिजनेस की क्लासेस भी आपको ऐसे ही नोट्स के साथ में मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत। तो जैसे आपकी रिलायंस है,
आपकी टाटा है, या फिर आपकी टीवीएस कंपनी है, ऑडी है, ये बेसिकली क्या है, ये सभी आपकी एंटिटीज़ है। इसके बाद आता है आपका एंट्री। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है हमारा एंट्री। एंट्री क्या होती है, किसी भी ट्रांजेक्शन को अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना हमें एंट्री कहलाता है। मतलब हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर एक लिखते हैं ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने अगर कोई चीज़ परचेज़ करी है तो हम लिखते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए एक एंट्री है। क्या है, एंट्री है। अब बात आती है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है, जैसे आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट है, जैसे ये बुक है, यहाँ पे आपने बैलेंस शीट बना रखी है, तो जो आपकी बुक्स के अंदर आपने वैल्यूज लिख रखी हैं वही वैल्यूज क्या कहलाएंगी, आपकी बुक वैल्यू कहलाएंगी। बस इतनी सी बात है, आपको इसमें कुछ ज़्यादा याद ही नहीं रखना। जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने बनाए हैं, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई हैं, उसके अंदर जो आप वैल्यू लिख रहे हैं वही वैल्यू क्या कहलाएगी, बुक वैल्यू कहलाएगी। अब बात आती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब ये है जितने भी आपने जैसे जनरल किया था, लेजर बनाया था, कैश बुक है, बैंक की बुक है, सेल्स की बुक है, परचेज बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, ये जितनी भी बुक्स आप बना रहे हो ये सारी की सारी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाती। नेक्स्ट आपका आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है, मतलब वो लागत जो आपके किसी भी सामान को जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं आगे बेचने के लिए, उसमें जो लागत आई है वो आपकी लागत कहलाती है कॉस्ट। जो सामान आप बेचने के लिए तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर आई है, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। इसको बोलते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही हमारा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है। अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। अब पॉइंट आता है आपका डेबिट और क्रेडिट का, कि डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं। बेसिकली हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। देखिए मैं आपको छोटा सा एक अकाउंट बना कर दिखा देता हूँ। आपके अकाउंट इस तरीके से टी शेप बनते हैं, तो ये जो साइड है ये आपकी डेबिट की साइड होती है और ये साइड आपकी क्रेडिट की होती है। तो इनके हम रूल पढ़ेंगे, जो अकाउंट से हमारे गोल्डन रूल है उससे आप समझ पाओगे। तो जब भी आप कोई एंट्री करोगे तो इन्हीं डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से आपको एंट्री करनी है। ये जो डेबिट और क्रेडिट हैं ये आपके दिए थे किसने, फादर ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हम बोलते हैं लुका पैसिओली। उन्होंने इनको डेबिट और क्रेडिट को डिफाइन किया था, उन्होंने बताया था। इसके बाद आते हैं आपके फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ, जो आपके एट द एंड ऑफ द ईयर बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल अकाउंट बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपकी सारी जितने भी आपकी कैपिटल है, आपकी एसेट्स हैं, आपकी लायबिलिटी है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं या फाइनल अकाउंट होते हैं, इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मैं उसके साथ में बता रहा हूँ, तो एक तो आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा, प्लस दूसरा आपका बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीन तो ये बनने हैं, प्लस इसके साथ में आपकी बननी है बैलेंस शीट। ये आपके होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लास्ट हमारा पॉइंट आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक तराजू बना के दिखाया था कुछ इस तरह से। अगर बच्चों ने स्टार्टिंग की क्लासेस देखी हैं तो आपको याद होगा, मैंने बताया था कि तराजू जब हम भी कोई भी सामान तोलते हैं तो ये तराजू दोनों साइड से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम मानते हैं कि ये जो सामान इसके अंदर तोल रहा है वो बिल्कुल सही इसकी तोल है। तो इसी तरीके से आपकी जो बैलेंस शीट है वो होती है, बैलेंस शीट की दो साइड होती है, एक साइड होती है लायबिलिटी और एक साइड होती है एसेट्स। अगर आपकी ये एसेट्स बराबर है लायबिलिटीज़ के तो आपकी बैलेंस शीट सही है, बट अगर ये बराबर नहीं है तो आपकी बैलेंस शीट सही नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी। आपका जो चैप्टर नंबर 2 था वो मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। आपका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर किसी भी बच्चे को इन दो चैप्टर्स में कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, वहाँ से आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। प्लस आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, टेलीग्राम
जो चैनल है हमारा, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर नोट्स भी अपने डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे तो प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, प्लस आपको थ्योरी के लिए भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिससे आप अपने थ्योरी के क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। इसके अलावा आपका MCQ सेक्शन भी यहाँ पर स्टार्ट जल्दी होने वाला है, तो जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ, जहाँ पर आपकी कंप्लीट क्लासेस के साथ में आपकी होने वाली है कंप्लीट प्रिपरेशंस, जहाँ आप अच्छे से प्रिपेयर करके अपने मार्क्स को कर सकते हैं इंक्रीज़। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।